हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो पहले चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट रिवीजन मिलने वाला है यूपी ट्रिपल एससी जीएस के। और जीएस के हर एक एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं उन्हीं की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि आप बहुत ही कम समय में आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप, जैसे कि 10 मिनट से 12 मिनट के बीच में ये वीडियो बनेगा, आप देखकर बहुत अच्छा अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, हो सकता है कि यही सारी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप गलत करके आते हों। तो यहाँ से और जो भी प्रीवियस ईयर हैं यूपी ट्रिपल एससी के, ये कंप्लीट हो रहे हैं। और जीएस के हर एक जो लेवल रहता है एग्ज़ाम का, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यही 10वें थे। ठीक है। और जो जैसा कि अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का लिखा था, तो आदि ग्रंथ को परिमाणित जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ठीक है। हम लोग टोटल देख लेते हैं कि कौन से गुरु हुए हैं। तो जैसा कि जो पहले हैं वो हैं गुरु नानक देव। ठीक है। दूसरे गुरु अंगद हुए, तीसरे गुरु अमरदास हुए, चौथे गुरु रामदास हुए, और पांचवें, जैसा कि आदि ग्रंथ इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद छठवें नंबर पे हैं, सातवें गुरु हरराय हैं, आठवें गुरु हरकिशन हैं, नवें गुरु तेग बहादुर हैं, और 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। ये आ जाता है क्रम से, और आपसे क्रम से भी पूछ सकता है कि लगाने के लिए, तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। और हर एक लोगों का एक एक्सप्लेनेशन है, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसका और भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा तरीकों में से नहीं है। ठीक है। यहाँ पे पिटक होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। पिटकों में से एक नहीं है, त्रिपिटकों में से एक नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक। तो उसमें ऑप्शन जो था उसमें तीनों थे, लेकिन उपसाका पिटक है जो इससे कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। हम लोग व्याख्या देख लें। जैसा कि व्याख्या में है, बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखे थे, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रह त्रिपिटक में किया है। ठीक है। और जिसकी रचना जो है लैंग्वेज की थी, पाली भाषा में थी। ठीक है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक जो पहला है वो है सुत्त पिटक, जो धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उसके बाद दूसरा जो है वो है अभिधम पिटक, जिसमें दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया। और तीसरा जो है विनय पिटक, इसमें नीति संबंधी बातों का उल्लेख किया है। तो याद रखेंगे, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया, और विनय पिटक हुआ, तीन ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पहले इसका एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन का, उसके बारे में बताया है, थोड़ा सा भी आपको पढ़े होंगे तो तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। अब वहीं से जान जाएंगे कि पुष्यमित्र ने किसकी स्थापना की। यहीं से आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि एग्जाम हॉल में आप हैं तो क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप टिक कर सकते हैं। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे, और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डिमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा शुंग राजवंश। तो पुष्यमित्र ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। मालविकाग्नि मित्र दिव्यादान तारानाथ के अनुसार इसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा उसके राज्य के प्रमुख नगर थे। तो सीधा सा सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुंग राजवंश की स्थापना किसने किया था, इतना आपको पता होना चाहिए। या फिर ये भी पूछ सकता है किस राजा की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की गई थी। तो ये आप व्याख्या में देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौन थे।
समझ लीजिए कि जो मौर्य एम्पायर था इन्हीं की वजह से खड़ा हो गया था, तो वो थे चाणक्य। इनका अन्य नाम आप लोग जानते होंगे, हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इनके अन्य नाम जो हैं विष्णुगुप्त यानी चाणक्य को ही, चाणक्य और जैसा कि कौटिल्य, 3 नाम आप देख ही लिए। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, और अर्थशास्त्र जो है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, कैसे राज किया जाता है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं समुद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये गुप्त डायनेस्टी से हैं समुद्रगुप्त, और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जब भी पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त याद रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इस छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? कोई एक नहीं है जिनमें नहीं दिया जाता है। मूर्ति में दिया जाता है, सिरेमिक में दिया जाता है, कला इतिहास में दिया जाता है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। संस्कृत विभाग के पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित है। ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो आंसर होगा लखनऊ। यह कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहन देती है। फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती। तो जैसा कि इसका जो आंसर है यही होगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया, यानी टाइम जोन में बांटा गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम जोन। टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग कंट्री का अलग टाइम जोन है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल कितने जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ये ध्यान देंगे। हम व्याख्या देखेंगे। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कितने जोनों में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है, या इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। ठीक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे अधिक टाइम जोन जो है वो फ्रांस में है। ठीक है, 12 टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आप पहले ही देखे हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। व्याख्या हम लोग देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कहाँ पे? तो याद रखिएगा झूसी नहीं, नैनी से। ठीक, याद रखिएगा, सॉरी, यहाँ प्रयागराज में नैनी से होकर गुजरती है। ठीक, और उसके बाद ये सीधे नीचे की तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यह ग्रीनविच मेरिडियन से ग्रीनविच 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो मेन ग्रीनविच इंग्लैंड का है वहाँ से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, भारत का कितने स्टेट हो गए? तो टोटल 5 स्टेट हो गए, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी टोटल 5 स्टेट। ये स्टेट पूछ देता है, याद रखिएगा। आप लोग कर्क रेखा बताइए, कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, कर्क रेखा, और कौन कौन से स्टेट हैं ये भी बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये रिवीजन आपको कैसा लगा? आप कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, कंटिन्यू देख सकते हैं। यदि आप पहले पार्ट से नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट से देखिए। जो भी स्टूडेंट वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो आप एक बेहतरीन अपने आप को पाएंगे कि बेहतरीन रिवीजन हो रहा है, और इस सीरीज़ को कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि यूपी SSC की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले सीरीज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।